जी स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। चलें जी स्टूडेंट्स, आप लोग ज्वाइन करते जाएं तो क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। 5 बजे का हमारा टाइम था, तो टाइम ज़रा शॉर्ट है तो इसलिए स्टार्ट करते हैं इसको। तो कल तक हमने इस यूनिट यूनिट नंबर 1 फोर्स एंड मोशन में डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ को जो था वो डिस्कस कर लिया था। आज हमने नेक्स्ट टॉपिक इसका कंटिन्यू करना है और वो है इक्वेशंस ऑफ मोशन। अभी जो रिकंडक्ट हुआ है सुजेम्सो का, एमडी कैट का, उसके अंदर भी इक्वेशन ऑफ मोशन से रिलेटेड क्वेश्चंस मौजूद थे। तो इक्वेशंस ऑफ मोशन इसलिए भी इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि इनका यूज जो है हर उस जगह होता है जहां पर आपके पास एक्सेलरेशन इन्वॉल्व हो, और एक्सेलरेशन इन्वॉल्व होने के साथ साथ कांस्टेंट भी हो। तो इसलिए हम इक्वेशंस ऑफ मोशन को सिर्फ इसलिए नहीं पढ़ते कि सिर्फ इससे ही रिलेटेड क्वेश्चन है, बल्कि इससे रिलेटेड जो बाकी कॉन्सेप्ट्स हैं या बाकी टॉपिक्स हैं उनसे भी आपको हेल्प आउट मिलती है इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ने से। तो सबसे पहला इक्वेशन ऑफ मोशन के अंदर माइंड्स ऑन क्वेश्चन है, इक्वेशन ऑफ मोशन आर नॉट अप्लाइड इन डैश। तो क्या ऑप्शन इसका करेक्ट होगा? ए प्रोजेक्टाइल मोशन, दूसरा सिंपल हार्मोनिक मोशन, और वन डायमेंशनल मोशन। तो इक्वेशन ऑफ मोशन किस में अप्लाई नहीं हो सकती? प्रोजेक्टाइल मोशन में अप्लाई नहीं हो सकती, सिंपल हार्मोनिक मोशन में अप्लाई नहीं हो सकती, या वन डायमेंशनल मोशन के अंदर अप्लाई नहीं हो सकती। चलें जी, मैं इसका आंसर आपको दे देता हूं। इक्वेशन ऑफ मोशन आर नॉट अप्लाइड इन, देखें, हर उस जगह जहां पर एक्सेलरेशन आपका कांस्टेंट नहीं होगा हम इक्वेशन ऑफ मोशन को वहां पर अप्लाई नहीं कर सकते। जैसा इसका करेक्ट ऑप्शन है सिंपल हार्मोनिक मोशन, क्योंकि आप जानते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन में ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? माइनस एक्स के। तो डिस्प्लेसमेंट अगर चेंज होगा, एक्सेलरेशन भी क्या होगा? चेंज होगा। तो क्योंकि एक्सेलरेशन यहाँ कांस्टेंट नहीं है, इसलिए यहाँ इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई नहीं हो सकती। जबकि प्रोजेक्टाइल मोशन की अगर बात करें तो आप जानते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन में हर पॉइंट पर एक्सेलरेशन क्या होता है? ग्रेविटी के बराबर। वन डायमेंशनल मोशन के अंदर भी एक्सेलरेशन किसके बराबर है? जी के बराबर। तो इसलिए जितने भी आपके पास मोशंस हैं जिनमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, वहां पर इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई नहीं हो सकती। तो इक्वेशन ऑफ मोशन में सबसे पहला जो इसके अंदर लिमिटेशंस हैं, वो लिमिटेशंस क्या हैं? कि लिमिटेशंस में हम ये बात लिख लेते हैं जो हमने ऊपर माइंड्स ऑन क्वेश्चन में पढ़ी, कि इक्वेशन ऑफ मोशन सिर्फ वही एप्लीकेबल हैं जहां पे आपका जो एक्सेलरेशन है बॉडी का वो कांस्टेंट हो। एक्सेलरेशन कांस्टेंट। अगर वेरिएबल एक्सेलरेशन होगा तो वहां पर इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई नहीं होगी। तो आप देखते हैं कि हमारे जितने भी केसेस होते हैं उन केसेस के अंदर हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से रिलेटेड केसेस को सॉल्व करते हैं। तो ये चीज आपने याद रखनी है, ये इसकी लिमिटेशन है। तो जैसा मैंने अभी आपको बता दिया, एग्जाम्पल क्या है? सिंपल हार्मोनिक मोशन है, और सॉरी, सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं, ये प्रोजेक्टाइल मोशन। तो प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर आपका जो एक्सेलरेशन है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बराबर होता है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में हम ए को जी के बराबर लेते हैं, और ये आपके पास क्या है? कांस्टेंट है। तो इस वजह से आप देखते हैं कि जब हम प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ते हैं तो उसकी तमाम डेरिवेशंस हम इस इक्वेशन ऑफ मोशन के जरिए ही सॉल्व करते हैं। जबकि अगर हम सिंपल हार्मोनिक मोशन की बात करें तो उसके अंदर हम इक्वेशन ऑफ मोशन को इस्तेमाल इसीलिए नहीं करते क्योंकि उसके अंदर एक्सेलरेशन हर पॉइंट पर क्या हो रहा होता है? चेंज हो रहा होता है। सिंपल हार्मोनिक मोशन, तो उसमें आपका जो एक्सेलरेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? माइनस एक्स के। इसका मतलब यहाँ पर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल है। अब इक्वेशन ऑफ मोशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर आप देखें तो इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास कितनी है? 4 इक्वेशंस ऑफ मोशन है। तो पहली इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास क्या है? वी एफ इज इक्वल्स टू वी आई प्लस ए टी। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन एस इज इक्वल्स टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन टू ए एस इज इक्वल्स टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। एंड फोर्थ इक्वेशन जो होती है हमारे पास उसको हम इस तरह से लिखते हैं, एस इज इक्वल्स टू
वी एवरेज मल्टीप्लाई बाई टी, और वी एवरेज को आप इस तरह से लिख सकते हैं वी आई प्लस वी एफ डिवाइडेड बाय 2 एंड मल्टीप्लाई बाय टी। तो ये आपके पास फोर्थ इक्वेशन हो जाती है जो कि नॉन एक्सेलरेटेड इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन के अंदर देख लें इनकी यूनिकनेस क्या है कि पहली इक्वेशन के अंदर आपके पास इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, फाइनल वेलोसिटी गिवन है, डिस्प्लेसमेंट इसमें नहीं है, एक्सेलरेशन गिवन है और टाइम भी गिवन है। जबकि सेकंड इक्वेशन में अगर आप देखें तो सेकंड इक्वेशन में इनिशियल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी इसमें गिवन नहीं है, डिस्प्लेसमेंट है, एक्सेलरेशन इसमें है और टाइम भी गिवन है। फिर आ जाए आप 2s वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या होगा कि इनिशियल वेलोसिटी इसके अंदर है, फाइनल वेलोसिटी है, एक्स डिस्प्लेसमेंट इसके अंदर गिवन है और जो आपके पास एक्सेलरेशन है वो गिवन है, लेकिन इसके अंदर टाइम नहीं है। फोर्थ इक्वेशन में अगर आप देखें तो इसके अंदर इनिशियल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी है, डिस्प्लेसमेंट है, एक्सेलरेशन इसके अंदर नहीं है और टाइम भी गिवन है। तो अगर आप देखें तो हर इक्वेशन की एक यूनिकनेस है। पहली इक्वेशन में डिस्प्लेसमेंट रिक्वायर्ड नहीं है, सेकंड इक्वेशन में फाइनल वेलोसिटी रिक्वायर्ड नहीं है, थर्ड इक्वेशन में टाइम रिक्वायर्ड नहीं है और फोर्थ इक्वेशन में एक्सेलरेशन रिक्वायर्ड नहीं है। तो हर एक इक्वेशन अपने साथ एक यूनिकनेस रखती है। तो जब कभी भी आपके पास कोई केस आएगा, कोई क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आएगा, डेटा को देखते हुए आप इन चार इक्वेशन में से कोई इक्वेशन चूज करके उसे सॉल्व कर सकते हैं, जैसा कि हम आगे क्वेश्चन के अंदर भी करेंगे। मोशन अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, वो तमाम मोशंस जो अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी होते हैं उनके लिए इक्वेशंस ऑफ मोशन क्या होती हैं, तो इसको हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे और उसके शॉर्टकट्स जो है वो हम यहाँ पर लिख लेंगे। तो सबसे पहले अगर एक बॉल है उसको ड्रॉप किया जाता है एक हाइट से, वो हाइट है h, यहाँ पर इसका मतलब s आपका जो हो गया वो किसके बराबर हो गया, h के, ठीक है ना, ये डिस्टेंस आपका। अब जब कभी भी किसी बॉडी को ड्रॉप किया जाता है ना, तो इसका मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0, लेकिन वो जब आकर हिट करेगा तो उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, नॉन जीरो। और जब ये मूव करके नीचे आ रहा है तो इसका एक्सेलरेशन हम लिखते हैं प्लस जी, और लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था प्लस जी का मतलब ये है कि क्योंकि स्पीड जो हो रही है वो इंक्रीज हो रही है डाउनवर्ड मोशन में, इस वजह से हम इसका जो एक्सेलरेशन है वो पॉजिटिव लेते हैं। अब यहाँ पे आपके पास जो बॉडी है वो नीचे मूव कर आ रही है और उसकी स्पीड इंक्रीज करती जा रही है जैसे जैसे वो नीचे आ रहा है। तो इस मोशन के लिए हम इक्वेशंस को किस तरह से लिख सकते हैं, तो देखें यहां पे हम इक्वेशंस को इस तरह से लिखते हैं कि पहली इक्वेशन जो कि आपके पास क्या थी, वी एफ इज इक्वल्स टू वी आई प्लस ए टी। अब वी आई अगर 0 है तो फर्स्ट इक्वेशन को हम यहां कैसे लिखेंगे, वी एफ इज इक्वल्स टू जी टी, ठीक है ना। फर्स्ट इक्वेशन में आप वैल्यूज पुट कर दें, ये जो मेरे पास सिचुएशन मौजूद है इसके लिए आप वैल्यूज पुट करें तो आपका आंसर यही आ जाएगा, ठीक है। फिर सेकंड इक्वेशन की बात करें तो सेकंड इक्वेशन में s किसके बराबर है, h के, ठीक है, इज इक्वल्स टू वी आई आपके पास 0 है तो वी आई टी लिखने की जरूरत नहीं है, हाफ एक्सेलरेशन की जगह g लिख दें और t आपके पास क्या हो गया, हाफ जी टी और ये स्क्वायर, ये हो गई सेकंड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन को अगर हम लिखें इसी केस के लिए तो यहां पर क्या हो जाएगा, 2gh वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। अब यहां पर माइनस वी आई स्क्वायर तो है ही नहीं, तो फिर ये आपके पास क्या हो गया, वी एफ स्क्वायर। तो इसका मतलब ये मैंने जो इक्वेशंस लिखी हैं ये इक्वेशंस आपके पास है मोशन अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, और अभी जो मैंने आपको केस बताया उस केस के लिए हम डायरेक्टली ये इक्वेशन अप्लाई करके इधर से फाइनल वेलोसिटी, टाइम, हाइट और ये आपके पास जो h की वैल्यू है वो क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट। सिमिलरली अगर ये केस इस तरह से हो कि आपने बॉल को थ्रो किया, तो याद रखें जब कभी भी केस थ्रो का होता है इसका मतलब अब इनिशियल वेलोसिटी आपकी नॉन जीरो है, लेकिन जब आप वो मैक्सिमम हाइट पर पहुंचेगी तो उस टाइम उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, 0। तो ये बात आपने याद रखनी है, थ्रो किया मैक्सिमम हाइट पर पहुंचने के बाद फाइनल वेलोसिटी 0 है, जबकि एक्सेलरेशन इस केस के अंदर क्या होता है, माइनस जी। क्यों, क्योंकि ऊपर जाते हुए स्पीड क्या हो रही होती है, डिक्रीज, और जब स्पीड डिक्रीज हो रही होती है तो जो एक्सेलरेशन होता है वो एंटी पैरेलल होता है वेलोसिटी के। तो पहले वाले केस के अंदर क्योंकि स्पीड और एक्सेलरेशन आपस में पैरेलल थे इसलिए, क्योंकि स्पीड इंक्रीज कर रही थी, लेकिन दूसरे केस के अंदर स्पीड डिक्रीज कर रही है तो इसलिए आपके पास एक्सेलरेशन माइनस जी के साथ होता है। अब इस केस के लिए अगर हम इसकी इक्वेशंस को लिखें, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड इक्वेशन, तो देखें अब इक्वेशन जो है वो किस तरह से लिखी जाएगी। तो पहली इक्वेशन, अब यहां पर इनिशियल वेलोसिटी आपकी नॉन जीरो है तो यहां पर क्या लिखा जाएगा, वी आई इज इक्वल्स टू जी टी। क्यों, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी तो यहां पर 0 है। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को देख लें तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में s आपके पास किसके बराबर है, h के। फिर
VIT फिर हाफ GT स्क्वायर। तो ये आपके पास क्या हो गया SH। और उसके बाद फिर आपके पास जो है वो थर्ड इक्वेशन, तो थर्ड इक्वेशन को हम किस तरह से लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 2GH इज इक्वल्स टू VI स्क्वायर। तो ये आपके पास क्या आ गई थर्ड इक्वेशन। तो इन तमाम इक्वेशंस के अंदर अगर आप देखें तो अगेन इस केस के हिसाब से मैंने इस इक्वेशन को ड्राइव कर लिया और वैल्यूज जो है वो क्या हो रही हैं, चेंज हो रही हैं। अच्छा, तो अब इस केस के बाद अब हम आते हैं एक और केस के लिए जो कि बड़ा कॉमन क्वेश्चन अक्सर एमडी कैट के टेस्ट के अंदर पूछा जाता है। और वो ये है कि एक बॉल को आपने ड्रॉप किया एक हाइट से। तो अभी मैंने आपको बताया कि जब बॉल ड्रॉप की जाती है एक हाइट से तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है, जीरो। इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, लेकिन मैंने आपसे कहा था फाइनल वेलोसिटी नॉन जीरो होती है। अब केस ये है कि इस बॉल को ग्राउंड तक पहुंचने में फर्ज करें टाइम लगता है 5 सेकंड का। 5 सेकंड का टाइम लगा, बॉडी ड्रॉप होकर नीचे आ रही है, तो इसका मतलब उसका जो एक्सेलरेशन है वो प्लस जी से लिखा जाता है। तो यहां पर एक्सेलरेशन जो हो गया वो पॉजिटिव जी हो गया। ठीक है, अब केस ये है कि आपको ना इसके अंदर दो चीजें कैलकुलेट करनी है। पहला ये कि आपने डिस्टेंस कैलकुलेट करना है इन 5 सेकंड क्या होगा, और दूसरा क्वेश्चन इस तरह पूछा जाता है पेपर में कि ये बताएं कि 5th सेकंड के अंदर कितना डिस्टेंस कवर होगा। अब ये दो क्वेश्चन डिफरेंट है, ठीक है, दोनों के आंसर डिफरेंट आएंगे। यानी कि पहले केस के अंदर ये बात पूछी गई है कि 5 सेकंड बाद कितना डिस्टेंस कवर होगा अगर बॉडी को ड्रॉप किया जाए एक हाइट से, और दूसरे केस के अंदर ये है कि अगर आपके पास डिस्टेंस कैलकुलेट करना हो फॉर 5th सेकंड तो वो डिस्टेंस जो होगा वो किस तरह से कैलकुलेट होगा। तो अब यहां पे इसको कैलकुलेट हम करते हैं। सबसे पहले 5 सेकंड के लिए अगर आप डिस्टेंस निकालना चाहें तो वो डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट होगा, तो हम अपनी इक्वेशंस को देखते हुए कि हमारे पास क्या क्या गिवन है और हमें क्या निकालना है उसको यूज करते हैं। तो हम यहां पर इक्वेशन लगाते हैं, सेकंड इक्वेशन S इज इक्वल्स टू VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर। ये आपके पास है सेकंड इक्वेशन। अब इस इक्वेशन के लिए आप अपना डेटा पुट करें। S की जगह पे आप क्या लगा देंगे H, इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, एक्सेलरेशन की जगह पर आपने क्या लगाना है G, और ये हो गया T स्क्वायर। तो यहां पे जो H है वो किसके बराबर हो जाता है, हाफ GT स्क्वायर के। अब आप वैल्यूज पुट कर दें तो आपको ये पता चल जाएगा कितना डिस्टेंस कवर हुआ। हाफ G की जगह क्या आ जाएगा 10 लिख दें, और जो आपके पास T है वो कितना है 5 सेकंड। तो ये 5 का स्क्वायर 25, और 2 1 2 2 5 10। तो 25 को 5 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 125 मीटर। इसका मतलब ये हुआ, ये तो बड़ा काम आसान सा है कि अगर आपको हाइट कैलकुलेट करनी हो या डिस्टेंस कैलकुलेट करना हो तो आप इसको इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन जो प्रॉब्लम बनता है बच्चों के लिए वो ये है कि हमें अगर डिस्टेंस कैलकुलेट करना हो कि 5th सेकंड का डिस्टेंस क्या है, तो पहले आप ये समझ लें कि 5th सेकंड का मतलब यहां पर है क्या। देखिए फॉर एग्जांपल मैं यहां पे टाइम लिखता हूं 0 1 2 3 4 एंड 5। अब ये 0 से लेकर 1 तक का जो ड्यूरेशन है ना इसे हम कहते हैं फर्स्ट सेकंड। फिर 1 से लेके 2 तक का जो ड्यूरेशन है उसे हम कहते हैं सेकंड सेकंड। फिर 2 से लेके 3 तक का जो टाइम ड्यूरेशन है उसे हम कहते हैं थर्ड सेकंड। फिर थर्ड से लेके फोर्थ तक का जो ड्यूरेशन है उसे हम कहते हैं फोर्थ सेकंड। एंड फिर फोर्थ से लेके जो फिफ्थ तक का ड्यूरेशन है उसे हम कहते हैं 5th सेकंड। अब हमें डिस्टेंस कैलकुलेट करना है इस 5th सेकंड का कि ये 5th सेकंड का जो डिस्टेंस है वो कितना होगा। यानी कि मुझे यहां सर ये कैलकुलेट करना है। अब ये कैसे मैं कैलकुलेट करूंगा, अगर मुझे ये पता हो कि H4 कितना है और अगर मुझे ये पता हो कि H5 कितना है, जैसा कि पहले वाले केस में मैंने H5 निकाला हुआ है, ठीक है ना। अगर मुझे H4 पता हो तो मैं क्या कर सकता हूं, इसका डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकता हूं इस तरह से। तो यहां पे एक तो तरीका इसका ये है कि मैं यहां पे फार्मूला लगाऊं, डेल्टा HN इज इक्वल्स टू HN माइनस HN-1। अब यहां पर अगर मुझे डेल्टा H5 कैलकुलेट करना है तो डेल्टा H5 इज इक्वल्स टू H5 माइनस H4। तो H5 जैसा कि हमने कैलकुलेट किया हुआ 125 है, और H4 को आप कैलकुलेट कर देख लें, 4 का स्क्वायर 16 है, 16 डिवाइडेड बाई 2 8, और 8 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 80 आ जाएगा। तो 125 माइनस 80 बचेगा कितना, 45 मीटर।
तो एक तो तरीका ये है, लेकिन ये तरीका है लॉन्ग, कि आपको इसके अंदर टाइम ज्यादा लगेगा, क्योंकि आपको H5 और H4 दोनों कैलकुलेट करने पड़ेंगे। अभी तो क्योंकि मैंने H5 कैलकुलेट किया हुआ था तो इसलिए प्रॉब्लम नहीं बना, लेकिन जहां पर आपको ये H5 कैलकुलेट करना पड़ा तो फिर क्या होगा कि इसके लिए ज्यादा आपको टाइम लगेगा। तो इसके लिए फिर हम क्या करते हैं, एक शॉर्टकट यूज करते हैं। जब कभी भी आपको डिस्टेंस कैलकुलेट करना हो किसी पर्टिकुलर टाइम के लिए, तो वहां पर आप क्या कर सकते हैं, एक शॉर्टकट यूज कर सकते हैं। और वो शॉर्टकट क्या है? वो शॉर्टकट है शॉर्टकट टू फाइंड फॉर nth सेकेंड। और उसे हम किस तरह से लिखते हैं? तो वो फार्मूला याद रखें, वो फार्मूला होता है SN इज इक्वल्स टू VI प्लस प्लस माइनस ए, और ए प्लस माइनस क्यों है उसको मैं अभी आपको बताता हूं, डिवाइडेड बाय 2n तो ये आपके पास एक शॉर्टकट फार्मूला है जो कि आप nth सेकेंड के लिए यूज कर सकते हैं। यहां पे याद रखें कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, इसका मतलब बॉडी क्या कर रही है, एक्सेलरेट कर रही है। और और अगर आपके पास ये डिसेलरेशन होगा तो नेगेटिव एक्सेलरेशन, इसका मतलब ए की जगह आपने क्या पुट करना है, नेगेटिव पुट करना है। ये है रिटार्डेशन के लिए। तो ये कंडीशन आपने याद रखनी है। उसके बाद फिर आप इस फार्मूले को अप्लाई करके कैलकुलेट कर सकते हैं। अब जैसा हम जरा इसको कैलकुलेट करते हैं ऊपर वाले क्वेश्चन को, कि हमारा आंसर कितना आया था 45 मीटर। अब जरा इस फार्मूले के लिए यूज करते हैं। हमारा इस वक्त n क्या है, 5 है। हमें एस एन इज इक्वल्स टू 5 के लिए क्या कैलकुलेट करना है, S5 की वैल्यू क्या होगी, यानी कि डिस्टेंस है 5th सेकेंड। तो वैल्यूज पुट करते हैं, फार्मूला लगा दें, SN इज इक्वल्स टू VI प्लस A डिवाइडेड बाई 2 एंड 2n-1। अब यहां पर इनिशियल वेलोसिटी आपकी जो है वो 0 है, क्योंकि बॉडी जो है वो ड्रॉप हो रही है। इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गई। एक्सेलरेशन आपके पास क्या है, 10 है, कांस्टेंट है। 2 मल्टीप्लाई बाय 5 -1, तो 2 1 टू 2 5 10, तो ये बचेगा 5, 2 5 10 -1, 10 -1 9, 5 इंटू 9 कितना हो जाएगा 45। तो अगर आप देखें, ये हमने प्रूव कर दिया कि इस शॉर्टकट फार्मूले से हम S5 की वैल्यू को क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। उसका मतलब ये है कि किसी भी सेकंड के लिए आपने अगर डिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो ये फार्मूला आप अप्लाई करके उस डिस्टेंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। और ये फार्मूला सिर्फ इसलिए नहीं है कि आपने ड्रॉप किया, तो उसी केस के लिए अगर आप इस तरह कैलकुलेट करना चाहें कि फॉर एग्जांपल अगर कोई बॉडी है उसको आप अपवर्ड थ्रो कर रहे हैं, तो मैंने आपसे कहा था जब किसी भी बॉडी को अपवर्ड थ्रो किया जाता है तो उस वक्त उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं होती। तो फर्स्ट कर लें वो इनिशियल वेलोसिटी है 45 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो जब ये बॉल ऊपर की तरफ जा रही है तो आप जानते हैं इसका जो एक्सेलरेशन होगा वो किसके बराबर होगा, -g के। अब ये रिटार्डेशन का केस हो गया और ये केस है थ्रो का, क्योंकि आप अपवर्ड थ्रो कर रहे हैं बॉल को। अब अगर मैं ये कहूं कि ये बताएं कि डिस्टेंस 3rd सेकेंड के लिए कितना होगा यहां पर, ठीक है ना। तो अब हम इसी फार्मूले को कैलकुलेट करते हैं। डिस्टेंस डिस्टेंस कवर्ड इन 3rd सेकेंड, तो 3rd सेकेंड के लिए कितना डिस्टेंस जो होगा वो कवर होगा। अगेन फार्मूला यही लगाएंगे, एस एन इज इक्वल्स टू, अब इस केस में इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं है, एक्सेलरेशन आपका माइनस में होगा, a डिवाइडेड बाई 2 एंड 2n-1। अब आप वैल्यूज पुट करें, ये हो जाएगा S3, इनिशियल वेलोसिटी है 45 -10 डिवाइडेड बाई 2, 2n की जगह क्या आ जाएगा 3 और -1। फर्दर आप सॉल्व कर सकते हैं ऐसे, तो ये आपके पास हो जाएगा 45 माइनस ये हो जाएगा आपके पास 5, 2 3 6, 6 -1, 6 -1 5, 5 5 25, तो 45 माइनस 25 आंसर क्या आ जाएगा 20 मीटर। तो ये मैंने आपको दोनों केसेस के लिए सॉल्व करके बता दिया कि हम अगर थ्रो का केस हो या ड्रॉप का केस हो, हर एक के लिए आप इसे क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। अब इसी तरह से इसको जरा कंपेयर कर लें, क्योंकि कभी कभार ये रेशो के तौर पर भी पूछा जाता है क्वेश्चन। अब मैंने दो डिफरेंट तरीके से इसको सॉल्व करने के लिए रेशोस फाइंड आउट किए हैं। डिस्टेंस कवर्ड इन 1 सेकेंड, 2 सेकेंड एंड 3 सेकेंड, एंड डिस्टेंस कवर्ड इन 1st सेकेंड एंड 3rd सेकेंड। तो पहले सेकेंड, दूसरे सेकेंड और तीसरे सेकेंड के अंदर जो इसका रेशो है वो क्या होगा, तो आप जानते हैं ऊपर मैंने जो फार्मूला लिखा है उस फार्मूले को डायरेक्टली अप्लाई करते हैं। फार्मूला क्या होता है, हाफ GT², ये फार्मूला हाफ GT²। अब इस फार्मूले को तीनों आपके पास टाइम के लिए अप्लाई कर दें, तो जी आपको पता है यहां पर क्या है 10 है, तो पहले वाले में आपके पास टाइम 1 है, 1 का स्क्वायर 1,
फिर रेशो, इसी तरह हाफ, 10 और 2 का स्क्वायर, इसी तरह रेशो, हाफ, 10 और 3 का स्क्वायर। तो अब आप इसे सॉल्व कर लें, 2 1 2 2 5 10, तो यहाँ पे आंसर आपके पास क्या आ जाएगा 5। दूसरे में 2 1 2 2 5 10 एंड 5 4 20, और फिर यहां पर अगर आप कैलकुलेट कर लें 2 5 10 और 3 का स्क्वायर 9 9 5 45, और इसके अंदर अगर आप इसको लिखें तो इस तरह भी लिख सकते हैं, ये आपके पास क्या हो जाएगा 5 के टेबल में आता है 1, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 9। ठीक है, तो ये रेशो आपके पास निकल आए 1 सेकेंड, 2 सेकेंड और 3 सेकेंड, यानी कि आप किसी भी टाइम के रेशो के लिए आप इस फार्मूले को फाइंड आउट कर सकते हैं और इस तरह से रेशोस का फाइंड आउट कर सकते हैं। अब डिस्टेंस कवर्ड इन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड सेकेंड, अगेन अब आपके पास फार्मूला क्या लगेगा जो मैंने आपको बताया, एस एन इज इक्वल्स टू वी आई प्लस ए डिवाइडेड बाई 2 एंड 2n-1। अब ये फार्मूला हमारे पास लगेगा और इस फार्मूले में आपने ये 1 2 3 रेशोज क्या करने, फाइंड आउट करने। तो सिंपल स्टार्ट करते हैं कि अगर बॉडी ड्रॉप हो रही है तो आप जानते हैं इनिशियल वेलोसिटी उसकी क्या होती है 0। तो इनिशियल वेलोसिटी अगर 0 है तो इसका मतलब वी आई तो लिखने की जरूरत है नहीं। तो फिर आपने क्या करना है, आपने स्टार्ट करना है इस पार्ट को, बस ए 10 है तो 10 डिवाइडेड बाई 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 1। सिमिलरली 10 डिवाइडेड बाय 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 1। सिमिलरली 10 डिवाइडेड बाय 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस 1। तो अब आप इसको सॉल्व कर लें, ये हो जाएगा 2 5 10 और 2 माइनस 1, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा 1। ठीक है, 2 1 माइनस 1, ये आपके पास कितना हो जाएगा। तो अगर हम बल्कि इसको यहीं डायरेक्ट कर लें, 2 बाई 10 बाई 2 10 बाई 2 10 बाई 2 सब कैंसिल हो गया, 2 1 2 माइनस 1, तो यहाँ क्या बच जाएगा 1। फिर इसी तरह 2 2 4 4 माइनस 1 क्या हो जाएगा 3, और इसी तरह 2 3 6 माइनस 1, तो ये आपके पास आ जाएगा 5। तो अब देख लें कि फर्स्ट सेकंड, सेकंड सेकंड और थर्ड सेकंड के लिए आपके पास जो डिस्टेंस है उनका रेशो किसके बराबर है, 1 3 और 5 के। तो इस तरह से हम एस एन वाला फार्मूला जो है वो इस्तेमाल करते हैं, इस चीज को आपने याद रखना। फिर आ जाए स्टॉपिंग डिस्टेंस पर। स्टॉपिंग डिस्टेंस से रिलेटेड पेपर के अंदर क्वेश्चंस आते हैं, और वो ये है कि फॉर एग्जांपल मेरे पास एक कार है और उस कार की इनिशियल स्पीड जो है वो वी आई है और वो मूव कर रही है, और मूव करते हुए एक पॉइंट आता है जिस पॉइंट पर आने के बाद वो ब्रेक अप्लाई करती है। जी कुछ कह रही हैं आप? अच्छा, तो एक पॉइंट पर पहुंचने के बाद क्या होता है, ब्रेक अप्लाई किया जाता है। ब्रेक अप्लाई करने के बाद कुछ टाइम के बाद ये कार क्या हो जाती है, रुक जाती है। ठीक है ना, यानी कि आपने ब्रेक अप्लाई किया, ब्रेक अप्लाई करने के बाद ये कार एक पॉइंट पे जाके क्या हो गई, स्टॉप हो गई। स्टॉप होने का मतलब फाइनल वेलोसिटी इसकी क्या हो गई, 0। जब इनिशियल वेलोसिटी आपके पास नॉन जीरो है और फाइनल वेलोसिटी 0 है, इसका मतलब यहां पर रिटार्डेशन है। हम कहते हैं ये यूनिफॉर्म रिटार्डेशन है। एक्सेलरेशन आपके पास क्या होगा, माइनस में, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। अच्छा, तो जब आप ये अप्लाई करते हैं तो जाहिर सी बात है कि ब्रेक अप्लाई करने के फौरन बाद तो गाड़ी नहीं रुकती, कुछ डिस्टेंस कवर करती है। कितना डिस्टेंस कवर करती है, कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो डिस्टेंस और टाइम दो चीजें हम इधर से कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना टाइम लगेगा आफ्टर अप्लाइंग ब्रेक उसको रुकने में, और कितना डिस्टेंस लगेगा या डिस्टेंस वो कवर करेगी बिफोर स्टॉपिंग। ये दो चीजें पेपर में कैलकुलेट करने के लिए आती हैं। ठीक है, अब देखो टाइम कैलकुलेट करने के लिए तो आप जानते हैं कि आपके पास दो इक्वेशंस मौजूद हैं जिसके अंदर टाइम है। पहली इक्वेशन वी एफ इज इक्वल्स टू वी आई प्लस ए टी, और जो दूसरी इक्वेशन है वो है एस इज इक्वल्स टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इन दोनों इक्वेशन में अगर आप देखें तो आपके पास टाइम यहां पर नजर आ रहा है, और इस टाइम से आप इस टाइम को क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। बाकी डेटा आपके पास गिवन है। लेकिन अगर आपको डिस्टेंस कैलकुलेट करना हो कि कितना डिस्टेंस वो कवर करेगी बिफोर स्टॉपिंग, तो उसके लिए हम इसमें इक्वेशन लगा सकते हैं, क्या, थर्ड इक्वेशन 2as वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। और ये इक्वेशन चूज करने का रीजन ये है कि टाइम रिक्वायर्ड नहीं है इसके अंदर। अब यहां पर अगर आपने इसके लिए केस के लिए इस केस को यूज करना है तो यहां पर एक्सेलरेशन जो है वो रिटार्डेशन है, इसको हम माइनस ए लिखते हैं। एस की जगह पर आप डी पुट कर दें, ये मुझे फाइंड आउट करना है।
फाइनल वेलोसिटी यहाँ पर 0 है क्योंकि बॉडी रुक रही है, और इनिशियल वेलोसिटी जो है उसको मैं लिख देता हूँ वी आई स्क्वायर, क्योंकि मुझे वो पता नहीं है, अगर पता होती तो मैं वैल्यूज पुट करता, आंसर आ जाता। फिलहाल यहाँ पर आपके पास इक्वेशन बन जाएगी -2AD इज इक्वल्स टू -VI²। ये माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो अगर मैं यहां से d की वैल्यू निकालूं तो वो d बराबर हो जाएगा VI² डिवाइडेड बाय 2A। अब ये इक्वेशन हमारे पास बन गई है, और इस इक्वेशन को हम यूज करते हैं स्टॉपिंग डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए। अब इस इक्वेशन के अंदर जो बात इंपॉर्टेंट है वो ये है कि अगर आपके पास एक्सेलरेशन क्या हो, कांस्टेंट, यहां पर हम लिखते हैं कि इफ a इज इक्वल्स टू सेम, अगर एक्सेलरेशन क्या हो, सेम, तो फिर आपका जो डिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ इनिशियल वेलोसिटी। और ये चीज आपको ये शो करती है कि अगर आपकी इनिशियल वेलोसिटी बढ़ जाती है, डबल हो जाती है, तो आपका जो स्टॉपिंग डिस्टेंस है वो भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज। जैसे मैं अगर कहूं कि अगर मेरे पास एक कार है और वो कार मूव कर रही है, और मूव करते हुए उसकी जो पहली इनिशियल स्पीड थी वो थी v, ठीक है, तो बिफोर स्टॉपिंग उसने डिस्टेंस कवर किया d, ठीक है, उसने स्टॉप होने से पहले जो डिस्टेंस कवर किया वो क्या किया, d अब कवर किया। लेकिन जब यही कार मूव करते हुए अपनी इनिशियल वेलोसिटी को क्या कर देती है, डबल कर देती है, तो अगर इनिशियल वेलोसिटी को ये क्या कर देगी, डबल कर देगी, तो मैं ये लिखता हूं वी आई अगर बराबर हो गया किसके, 2v के, तो अब जो मेरा स्टॉपिंग डिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा, तो आप देख सकते हैं इसके अंदर रिलेशन जो गिवन है वो स्क्वायर के साथ है, तो यानी कि मेरा जो स्टॉपिंग डिस्टेंस हो जाएगा अब वो हो जाएगा 4d, ठीक है। तो यानी कि आप यहां से डायरेक्टली अपने एमसीक्यूज को सॉल्व कर सकते हैं इस फार्मूले के जरिए। अगर वो क्या है कि एक कार है वो इनिशियली मूव कर रही थी 10 मीटर पर सेकेंड से, तो वो 10 मीटर पर सेकेंड से जब मूव कर रही थी तो उसने डिस्टेंस कवर किया बिफोर स्टॉपिंग 2 मीटर। अब ये बताएं कि अगर उसकी वेलोसिटी को डबल कर दिया जाए, डबल का मतलब ये हुआ कि 20 मीटर पर सेकेंड से अगर उसे हम मूव करवाएं तो अब कितना डिस्टेंस लेगी रुकने में, तो आप इसको क्या कर देंगे 4 2 8, तो इसका मतलब ये आपके पास क्या हो जाएगा 8 मीटर अब लेगा इसको रुकने में। तो इस तरह से हम डायरेक्टली इसको सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि डिस्टेंस का इनिशियल वेलोसिटी के स्क्वायर के साथ क्या हो जाता है, इसमें रिलेशन बन जाता है। तो ये आपके पास रिलेशन है स्टॉपिंग डिस्टेंस का। लास्ट में एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है, कंसोलिडेशन क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को मैं आपको समझा देता हूं, और इस क्वेश्चन को हम इक्वेशन ऑफ मोशन से सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन ये है कि अ बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, एक बॉडी है जो कि रेस्ट से स्टार्ट होती है विद एन एक्सेलरेशन a1, आफ्टर 2 सेकेंड अनदर बॉडी b स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट with an acceleration a2. If they travel equal distances in 5th second after the start of a, then the ratio a1 a2 is equal to. अब इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा, तो इसको सॉल्व हम कर कर देखते हैं, और उसके बाद वन बाय वन आपको ये चीजें समझ आ जाएंगी। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे शो कर देता हूं कि मेरे पास दो बॉडीज है, एक बॉडी जो है उसको मैं कह देता हूं बॉडी है 1 और इसका एक्सेलरेशन है a1, दूसरी बॉडी है उसका एक्सेलरेशन है a2। तो यहां पे अगर हम इसको सॉल्व करें तो यह है कि 5th सेकंड के लिए हम पहली बॉडी जो है वो 5th सेकंड तक ट्रेवल करती है, यह है 5th सेकंड। अब यहां पर ये कह रहे हैं कि जब ये आपके पास स्टार्ट होती है ना पहली बॉडी, तो आपकी पहली बॉडी के स्टार्ट होने के 2 सेकंड बाद दूसरी बॉडी जिसको बॉडी बी कहा हुआ है वो स्टार्ट करती है फ्रॉम रेस्ट, ठीक है ना। यानी कि मैं यहां पे शो करता हूं 0 1 2 3 4 एंड 5। तो पहला जो आपके पास 0 से लेके 1 तक, इसे हम क्या कहते हैं फर्स्ट सेकंड, ये आपके पास है फर्स्ट सेकंड। फिर 1 से लेके 2 तक ये है सेकंड सेकंड, फिर 2 से लेके 3 तक ये है थर्ड सेकंड, फिर थर्ड से लेके 4 तक ये है फोर्थ सेकंड, और फोर्थ से लेके 5th तक ये है 5th सेकंड। अब आपसे ये कहा हुआ है कि जब पहली बॉडी दूसरे सेकंड को क्रॉस कर लेती है तब जाकर आपकी दूसरी बॉडी स्टार्ट होती है चलना, यानी कि उसका ये पहला सेकंड होगा, ये दूसरा सेकंड होगा, और ये क्या होगा तीसरा सेकंड होगा, ठीक है ना। तो जो ऊपर वाली बॉडी है इसको कहते हैं ये बॉडी ए है,
और जो नीचे वाली बॉडी है वो है बॉडी बी, जो कि स्टार्ट कब हो रही है, जब पहली बॉडी दूसरा सेकंड क्रॉस कर लेती है, तब जाकर दूसरी बॉडी स्टार्ट होती है। और उसका ये क्या है, फर्स्ट सेकंड है, ये क्या है, सेकंड सेकंड है, और ये क्या है, थर्ड सेकंड है। अब ये कहता है आफ्टर द स्टार्ट ऑफ ए, आपने इफ दे ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस इन फिफ्थ सेकंड, फिफ्थ सेकंड में अगर उन्होंने इक्वल डिस्टेंस कवर कर लिया तो ये बताएं A1 और A2 का इस वक्त रेशो क्या होगा। तो देखें बहुत आसान है, इसको हम इस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपको नजर आ रहा है कि जब ये फिफ्थ सेकंड पहली बॉडी कवर कर लेती है तो उस टाइम पे जो दूसरी बॉडी है उसका थर्ड सेकंड है। तो इन्होंने कहा इसके डिस्टेंसेस आपस में क्या है, इक्वल है। हम जरा इसको लिख लेते हैं। जो पहली बॉडी है उसका है फिफ्थ सेकंड, जबकि सेकंड बॉडी का कौन सा डिस्टेंस है, थर्ड सेकंड का। अब आप इसको कंपेयर कर लें और इधर से आंसर निकाल लें। तो मैंने अभी आपको बताया कि किसी भी खास सेकंड का टाइम कैलकुलेट कर, डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए हम एस एन का फार्मूला लगाते हैं। दोबारा लिखता हूं, एस एन इज इक्वल्स टू वी आई प्लस ए डिवाइडेड बाई टू एंड 2n-1। तो ये फार्मूला हम इस्तेमाल करेंगे। उन्होंने कहा है स्टार्ट हो रहा है रेस्ट से, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है, ये लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली वैल्यूज पुट करें। तो A1, ए की जगह पर आप A1 पुट कर दें क्योंकि उन्होंने एक्सेलरेशन का A1 के बराबर है, डिवाइडेड बाई 2। 2 n की जगह पर क्या पुट करेंगे, 5, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 5, और ये आपके पास क्या हो गया, -1। दूसरी तरफ A2 डिवाइडेड बाई 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 3, -1। अब आप देखें कि ये 2 और ये 2 तो हो गए दोनों तरफ कैंसिल, तो यहां क्या बचा, A1 2 मल्टीप्लाई बाय 5, 10 -1, और यहां पे आपके पास क्या बचा, 2 3 6, 6 -1। तो अब अगर मैंने रेशो निकालना है तो ये रेशो क्या निकलेगा, A1 डिवाइडेड बाय A2। तो यहां पे 6 -1 आपके पास क्या आ जाएगा, 5, और 10 -1 क्या आ जाएगा, 9। तो इसका मतलब यहां बचेगा 5 और यहां बचेगा 9। तो इस तरह से अगर आप देखें तो इसका आंसर क्या बनता है, 5:9। ये है अल्फा ऑप्शन। तो इस तरह से क्वेश्चंस जो होते हैं वो आपने समझने होते हैं कि कैसे हम किस स्टेटमेंट को लेके चलें, कौन सी इक्वेशन अप्लाई करें। तो अब उसने क्योंकि स्पेसिफिक सेकंड्स के लिए कहा हुआ था तो इसलिए हमने जो फार्मूला लगाया वो SN वाला फार्मूला था। अगर वो टोटल टाइम के लिए करता तो हम सेकंड इक्वेशन अप्लाई कर सकते हैं, उसके लिए थर्ड इक्वेशन अप्लाई कर सकते हैं, ये सारी चीजें हो सकती हैं। जी यहां तक किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। चले जी, तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है, जी जी बोल रहे हैं। सर मेरा क्वेश्चन पिछले टॉपिक से था। जी जी सर जब हम किसी चीज को हाइट से थ्रो करते हैं ना, जी तो जी जी की वैल्यू जो है वो तो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, वो तो सेम होती है। तो ठीक फिर है। सर ये डिस्टेंस डिफरेंट क्यों होती है? फर्स्ट सेकंड में 5 है, फिर 20 है, फिर जी जी 45 है, बिल्कुल। ये इस तरह क्यों? देखें एक्सेलरेशन कांस्टेंट होने का मतलब ये तो नहीं है कि डिस्टेंस भी डिफरेंट आएगा। सबसे पहले आप इस बात को जरा देखें कि एक्सेलरेशन आया क्यों है, चेंज इन वेलोसिटी की वजह से। सही है, चेंज इन वेलोसिटी क्यों आई है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट की वजह से। तो अगर डिस्प्लेसमेंट चेंज ना होता तो मुझे बताएं वेलोसिटी कैसे आती, और अगर वेलोसिटी चेंज ना हो तो फिर एक्सेलरेशन कैसे आएगा। तो इसका मतलब यहां पर एक्सेलरेशन जो कांस्टेंट है उसका मतलब ये नहीं है वो जीरो है। एक्सेलरेशन आपके पास गिवन है इसलिए क्योंकि चेंज इन डिस्प्लेसमेंट की वजह से चेंज इन वेलोसिटी आई, और चेंज इन वेलोसिटी की वजह से क्या आया, एक्सेलरेशन आया। तो आप ये याद रखें कि ये आपके पास है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, इससे आपको क्या मिलती है, वेलोसिटी। अब ये वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, ये वेलोसिटी अगर चेंज होगी तो ही आप अगली बात पे पहुंच सकते हैं, और वो अगली बात क्या है, एक्सेलरेशन। तो यहां पे ये तो नहीं कहा जा सकता कि अगर चेंज इन डिस्प्लेसमेंट आपके पास कांस्टेंट रहे तो फिर आप एक्सेलरेशन तक कैसे पहुंचेंगे। ठीक है ना, एक चीज से दूसरी चीज लिंक्ड है और दूसरी चीज से तीसरी चीज लिंक्ड है। हम चेंज के जरिए ही किसी नई क्वांटिटी को प्रोड्यूस करते हैं। अगर चेंज प्रोड्यूस नहीं होगा तो फिर नई क्वांटिटी तो नहीं आएगी। ठीक है, क्लियर हो गई कॉन्सेप्ट। ओके, तो नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो है लॉज ऑफ मोशन। तो लॉज ऑफ मोशन में सबसे पहला जो आपके पास माइंड्स ऑन क्वेश्चन है वो ये है कि व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ लॉज ऑफ मोशन। हम लॉज ऑफ मोशन को कब अप्लाई कर सकते हैं और कब अप्लाई नहीं कर सकते। तो याद रखें लिमिटेशंस जो होती हैं लॉज ऑफ मोशन की, वो पहली ये है कि आप लॉज ऑफ मोशन को सिर्फ और सिर्फ स्लो मूविंग बॉडीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। स्लो मूविंग बॉडीज, अब स्लो मूविंग बॉडीज
से क्या मुराद है, मतलब हमारे लिए ये स्लो मूविंग बॉडीज क्या होती हैं? तो उसके लिए हम रेफरेंस ये देते हैं ऐसी बॉडीज जिनकी स्पीड ऑफ लाइट से बहुत कम हो, यानी कि अगर आपकी बॉडीज की स्पीड ऑफ लाइट के कंपेरेबल हो जाए तो फिर हम उन पर लॉज ऑफ मोशन को अप्लाई नहीं कर सकते। दूसरा दूसरा आपके पास जो लिमिटेशन है वो ये है कि लॉज ऑफ मोशन सिर्फ और सिर्फ इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए अप्लाई हो सकते हैं। पहला जो लेक्चर था हमारा उसके अंदर मैंने आपको इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बताए थे। तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो थे वो क्या थे? ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिनमें आपके पास एक्सेलरेशन क्या होता है? जीरो। ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिनमें एक्सेलरेशन क्या हो? जीरो। इसका मतलब ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो नॉन एक्सेलरेटेड हो। अब नॉन एक्सेलरेटेड से क्या मुराद है? तो नॉन एक्सेलरेटेड का मतलब यह है कि या तो वो बॉडी हो रेस्ट में, ठीक है, इसका मतलब उसकी स्पीड क्या है? जीरो, या फिर उसकी स्पीड क्या है? यूनिफॉर्म है। तो इन दोनों सूरतों में उसका जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा? जीरो। नॉन, हम कह सकते हैं यहां पर उसकी स्पीड क्या हो? यूनिफॉर्म। इन दोनों सूरतों में एक्सेलरेशन क्या होगा? जीरो। तो ऐसे केसेस के लिए आप लॉज ऑफ मोशन को अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज आपके लिए लॉज ऑफ मोशन अप्लाई करना पॉसिबल नहीं है। तो ये दो कंडीशंस याद रखें लॉज ऑफ मोशन अप्लाई करने की। अब लॉज ऑफ मोशन पे आते हैं। लॉज ऑफ मोशन में फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ और थर्ड लॉ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। इस साल जो आपके पास एमडी कैट हुआ तो उसके अंदर भी एक क्वेश्चन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से रिलेटेड था और उन्होंने इनर्शियल सीज्मोमीटर के बारे में पूछा हुआ था कि ये एप्लीकेशन जो है वो किसकी है, कौन सा लॉ इसके अंदर अप्लाई होता है। तो जो इनर्शियल सीज्मोमीटर आपने सेकंड ईयर के अंदर पढ़ा होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के अंदर, तो वहां पे सीज्मोमीटर का कॉन्सेप्ट है। तो वो इनर्शियल सीज्मोमीटर एक्चुअली फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को ओबे करता है। अब फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है क्या? तो इसकी स्टेटमेंट हम यहां पर लिखते हैं। स्टेटमेंट ये है कि अ बॉडी at rest, a body at rest will remain at rest, and a body in motion will tries to continue tries to continue unless acted upon by an external force, unless acted upon by an unbalanced force। तो ये आपके पास क्या है? इसकी स्टेटमेंट है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगी, मोशन में है तो वो मोशन कंटिन्यू करने की कोशिश करेगी जब तक कि कोई अनबैलेंस फोर्स ना आए। फिर सेकंड लॉ मोशन की स्टेटमेंट को हम इस तरह से लिखते हैं कि व्हेन अ फोर्स इज, मैंने आपसे कहा था कि स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट होती है। 40% क्वेश्चन आपके स्टेटमेंट बेस्ड होते हैं पेपर के अंदर, इन्हें इग्नोर नहीं करते। व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी, तो जब कभी भी आप किसी बॉडी पर फोर्स अप्लाई करते हैं, applied on a body, acceleration is produced, तो उस बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन आ जाता है। एक्सेलरेशन इज प्रोड्यूस्ड विच इज इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, जो जिसकी डायरेक्शन क्या होती है? इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, विच इज इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो ये आपके पास जो है वो सेकंड लॉ ऑफ मोशन है। और थर्ड लॉ ऑफ मोशन की स्टेटमेंट बहुत ही कॉमन सी और वो ये, एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, but opposite in direction, in magnitude but opposite in direction। तो ये तीन स्टेटमेंट्स फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ और थर्ड लॉ की सबसे पहला पॉइंट इसके अंदर ये हो गया। अब आप देखें कि इनकी जो खास बात है वो क्या है
कि तीनों लॉस के अंदर फोर्स की बात की गई है। पहले लॉ में अनबैलेंस फोर्स की बात की गई, यानी कि हमारे पास अनबैलेंस फोर्स यहां पर मौजूद नहीं है। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के अंदर आपके पास फोर्स अब मौजूद है और उस फोर्स की वजह से क्या हो रहा है, उस फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है। यानी कि जब अनबैलेंस फोर्स, आपके पास एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, तो उस वक्त आपके पास बॉडी जो रेस्ट में है वो रेस्ट में ही रहती है और जो मोशन में है वो मोशन को कंटिन्यू रखती है। लेकिन जैसे ही फोर्स आ जाती है तो फोर्स के आने से एक्सेलरेशन आ जाता है और फिर फोर्स का इफेक्ट क्या होता है, एक्शन एंड रिएक्शन, जो मैग्नीट्यूड में तो इक्वल होंगे लेकिन डायरेक्शन जो होगी उनकी आपस में क्या होगी, ऑपोजिट होगी। अब ये स्टेटमेंट्स आपने पहले भी पढ़ी हुई हैं, इनको जरा हम और पॉइंट्स के जरिए समझते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के पहले मैं पॉइंट सारे लिखवा देता हूं, फिर आपको सेकंड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ को उसके साथ कंटिन्यू करेंगे। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज ऑल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया। फर्स्ट लॉ को हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं और इनर्शिया को भी हम आगे और डिस्कस करेंगे। इनर्शिया एक टेंडेंसी है बॉडी की, एक प्रॉपर्टी है जिस प्रॉपर्टी के जरिए वो अपनी स्टेट को मेंटेन रखना चाहता है। तो लॉ ऑफ इनर्शिया को हम इस तरह से लिख सकते हैं कि ये एक प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी of a body, property of a body due to which it tries to maintain its state। तो इनर्शिया एक्चुअली आपको हेल्प आउट करता है कि उस बॉडी की स्टेट जो होगी वो क्या रहेगी, सेम रहेगी। तीसरा पॉइंट यहां पर जो है वो ये है कि हम फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में जो इनर्शिया पढ़ते हैं तो वो इनर्शिया एक्चुअली क्वांटिटेटिव मेजर है मास का। तो हम लिखते हैं यहां पर कि मास इज द क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ इनर्शिया। यानी कि आप इनर्शिया को मैथ के जरिए ही पढ़ते हैं उस बॉडी के, जितना ज्यादा मैथ उतना ज्यादा उसके अंदर इनर्शिया, इसका मतलब उतनी ज्यादा उसमें एबिलिटी है अपने स्टेट को मेंटेन रखने की। नेक्स्ट पॉइंट यहां पर जो है वो ये है कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन डिफाइन करता है फोर्स को। ये भी एक पास पेपर में एमसीक्यू गिवन है कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो है वो क्या डिफाइन करता है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन डिफाइन करता है किसको, फोर्स को, कि अ बॉडी इन रेस्ट एंड बॉडी इन मोशन अनलेस एंड until and unless an external force exerted on it। तो फोर्स की भी डेफिनेशन यही है। और लास्ट में जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है वो आपको क्वालिटेटिव नेचर बताता है किसकी, फोर्स की, क्वालिटेटिव। यानी कि इसके अंदर हम डिस्कशन ये नहीं करते कि कितनी फोर्स है, क्वालिटेटिव नेचर ऑफ फोर्स, क्वालिटेटिव नेचर ऑफ फोर्स। तो ये आपके पास जो है वो पॉइंट है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के, ठीक है, क्वालिटेटिव नेचर ऑफ फोर्स। अब आ जाए सेकंड लॉ ऑफ मोशन पे। सेकंड लॉ ऑफ मोशन का जो पहला पॉइंट है वो ये है कि हम इसको मैथमेटिकली इस तरह लिखते हैं कि एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नेट फोर्स के। यहां पर जितनी ज्यादा नेट फोर्स है उतना ज्यादा एक्सेलरेशन है। दूसरा, एक्सेलरेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, मास के। और ये दोनों चीजें मिलकर आपको सेकंड लॉ ऑफ मोशन बनाती हैं और इसे हम लिखते कैसे हैं, F इज इक्वल्स टू एम ए। यहां पर F जो है वो आपके पास क्या है, नेट फोर्स। अब इसके जरिए सेकंड लॉ ऑफ मोशन में हम क्या करते हैं, मेजर करते हैं फोर्स को, मेजर फोर्स। तो यहां पर आपके पास जो है वो हम इसकी क्वांटिटी को क्या करते हैं, देखते हैं। तो एक तरह से यहां पर देखा जाए तो यहां पे आप क्वांटिटेटिव नेचर ऑफ फोर्स देखते हैं। पिछले वाले में हमने क्या देखा, क्वालिटेटिव, इसके अंदर हम देखते हैं क्वांटिटेटिव नेचर ऑफ फोर्स। कितनी आपके पास फोर्स है तो उतना ही क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा। पिछले वाले में हमने क्या देखा था, क्वालिटी, क्या वो उसको रेस्ट से मोशन में लाने के लिए है या मोशन से रेस्ट में ले जाने के लिए है, तो वो क्वालिटी थी, क्वांटिटी अब है। फिर इस लॉ के जरिए हम डिफाइन करते हैं एक्सेलरेशन को। पिछले लॉ के जरिए हम फोर्स को डिफाइन करते थे, तो सेकंड लॉ डिफाइन करता है किसको,
एक्सेलरेशन को अगर आप देखें ऊपर रिलेशन भी तो मैंने दोनों एक्सेलरेशन के लिखे हैं, तो इस लॉ को हम लॉ ऑफ एक्सेलरेशन भी कहते हैं। तो यहां पर एक पॉइंट ये भी है कि सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इज ऑल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ एक्सेलरेशन, क्योंकि इसके अंदर हमने एक्सेलरेशन को ही तो पढ़ना है, फोर्स के लिहाज से और मास के लिहाज से। उसके बाद यहां पे आपके पास जो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है उसका ये भी पॉइंट है कि ये आपके पास रिलेशन बताता है, रिलेशन ऑफ फोर्स एंड लीनियर मोमेंटम। इसको हम आगे भी डिस्कस करेंगे मोमेंटम में, रिलेशन ऑफ फोर्स एंड लीनियर मोमेंटम। तो ये आपके पास जो है इसका रिलेशन देता है, और उसको हम लिखते किस तरह से हैं तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, F इज इक्वल्स टू एम डेल्टा V अपॉन डेल्टा टी, जिसे आप लिख सकते हैं डेल्टा P अपॉन डेल्टा टी। तो यहां पे आपके पास फोर्स और मोमेंटम आपस में क्या है, रिलेटेबल है। तो ये भी आप सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के जरिए ही ड्राइव करते हैं। तो ये आपके पास सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के पॉइंट्स हो गए। अब आ जाए थर्ड लॉ ऑफ मोशन पे। तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन में हम एक्शन और रिएक्शन की जब बात कर रहे होते हैं तो एक्शन और रिएक्शन यहां पर किस तरह से, तो फर्ज करें कि मेरे पास जो है वो एक बंदा है जो कि वॉक कर रहा है, ठीक है। तो वॉक करते हुए हम जानते हैं कि जब वो जमीन पे कदम रखता है और आगे जाने की कोशिश करता है, तो ये इसका जो है उसे हम क्या कहते हैं, एक्शन, यानी कि उसने फोर्स लगाई, और इस फोर्स के लगाने से रिएक्शन क्या हुआ, वो रिएक्शन ये हुआ कि वो मूव करके कहां जाएगा, आगे की तरफ। तो ये आपके पास क्या है, रिएक्शन है। तो जितनी वो फोर्स लगाएगा बैकवर्ड, उतनी फोर्स उसके ऊपर लगेगी फॉरवर्ड, जिसके जरिए वो क्या करेगा, मूव करेगा आगे की तरफ। अच्छा, बिल्कुल इसी तरीके से अगर हम एक बुक को एक टेबल पे रखते हैं, तो उस टेबल पर एक फोर्स तो लग रही है बुक की तरफ से, जबकि जो बुक है वो भी, जो टेबल है वो भी एक फोर्स लगाएगी उस बुक पर। यहां पर अगर देखा जाए तो जो फोर्स बुक की तरफ से लग रही है उसे हम क्या कहते हैं, एक्शन फोर्स, और जो फोर्स टेबल की तरफ से बुक पे लग रही है उसे हम क्या कहते हैं, रिएक्शन फोर्स। यहां पर देखने की बात यह है कि जो एक्शन और रिएक्शन फोर्स है वो किसी एक बॉडी के लिए नहीं है। एक्शन अगर एक बॉडी की तरफ से है तो रिएक्शन क्या होगा, दूसरी बॉडी की तरफ से। और यहां पे अगर ये दोनों फोर्सेस जो हैं उनके अंदर मैग्नीट्यूड्स इक्वल हैं, तो नेट फोर्स आपके पास क्या हो गई, यहां पर जीरो हो गई। इस ओवरऑल सिस्टम की, पूरे सिस्टम की जो नेट फोर्स है वो क्या है, जीरो। तो इसका मतलब यह हो गया कि एक्शन बराबर है रिएक्शन के, जबकि माइनस साइन यहां पे शो कर रहा है, डायरेक्शन उसकी क्या है, ऑपोजिट है। अब यहां पर पहला पॉइंट यह है इसके अंदर कि दे नेवर एक्ट ऑन द सेम बॉडी, दे नेवर एक्ट्स ऑन द सेम बॉडी। तो ये सेम बॉडी के ऊपर दोनों फोर्सेस अप्लाई नहीं होती। एक फोर्स एक बॉडी से दूसरी पर अप्लाई होगी, दूसरा पहली पर अप्लाई कर सकता है, तो दोनों फोर्सेस एक ही बॉडी पर अप्लाई नहीं होंगी। और इसी वजह से दे विल नॉट कैंसल आउट, दे विल नॉट कैंसल आउट। अगर ये सेम बॉडी पर अप्लाई हो तो फिर दोनों फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगी, लेकिन क्योंकि ये दोनों एक ही बॉडी पर अप्लाई नहीं होते तो इस वजह से ये कैंसिल आउट नहीं करते। अगला पॉइंट कि फोर्सेस एग्जिस्ट इन पेयर्स, फोर्स हमेशा जो होती है वो एग्जिस्ट करती है पेयर्स में। तो जहां एक्शन होगा वहां रिएक्शन होगा, तो इसका मतलब ये हमेशा क्या होंगे, पेयर्स के अंदर ही पाए जाएंगे। अब ये जो मैं आपको पॉइंट्स लिखवा रहा हूं ये एक एमसीक्यू है जिसको आप यहां पे पढ़ सकते हैं। अब यहां पर एक और इसकी एग्जांपल ये है कि अगर मैं एक एग्जांपल लूं कि एक हमारे पास जेट है और वो जेट मूव करके जा रहा है, और इस जेट को हम कह देते हैं, ये जेट आपके पास है ए, और इसके आगे एक और जेट है जो कि मूव करता हुआ जा रहा है और ये है बी। अगर जेट ए जो है वो फायर करता है और इसकी जो आपके पास वेलोसिटी है वो v है, और वो यहां से क्या करता है, फायर करता है मिसाइल को अगले आपके पास जो है जेट है बी पर, तो क्या होगा कि जैसे ही वो फायर करेगा तो इसका मतलब यहां पर एक्शन होगा, और इस एक्शन की वजह से इस एरोप्लेन की स्पीड डिक्रीज होगी। क्यों? क्योंकि रिएक्शन जो मिलेगा वो किस में मिलेगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में।
और क्योंकि रिएक्शन इसका ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो इसका मतलब इसकी स्पीड क्या कर जाएगी, डिक्रीज होगी एक्शन की वजह से। जबकि यहां पे अगर बी वाला रिटर्न में इसको फायर करे, तो बी वाला जब रिटर्न में इसको फायर करेगा तो यहां पे इसका ये है एक्शन, और इस एक्शन की वजह से इसके अंदर जो रिएक्शन होगा वो रिएक्शन ये होगा कि इसकी स्पीड क्या कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। ठीक है, तो यहां पर अगेन आप देखें तो लॉज ऑफ मोशन में थर्ड लॉ ऑफ मोशन आपको एक्शन और रिएक्शन के बारे में बताता है कि आपके पास एक्शन और रिएक्शन दो फोर्सेस एक ही बॉडी पर अप्लाई नहीं होती, इसी वजह से दे विल नॉट कैंसिल आउट ईच अदर। अब फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में जो हमने इनर्शिया के बारे में पढ़ा उसको जरा डिस्कस कर लेते हैं। इनर्शिया के बारे में ऊपर भी मैंने आपको लिखवाया, ये एक प्रॉपर्टी है जिसके जरिए बॉडी की स्टेट को मेंटेन रखा जाता है। जी जी बोले सर, जब हम किसी बॉक्स को मूव करते हैं ना तो आप अपने अब एक मिनट बात सुने, स्पीकर का वॉल्यूम कम करें ना क्योंकि आवाज डबल हो रही है। जी जी अब बोले। सर, जब हम किसी बॉक्स को मूव करते हैं ना फॉरवर्ड, तो क्या वो एक्शन और रिएक्शन बॉक्स पर नहीं लगती सेम टाइम पर? हाँ, एक्शन रिएक्शन सेम टाइम पे तो लगती है, मैंने इसीलिए लिखा फोर्सेस हमेशा किस में होती हैं, पेयर्स में होती हैं। जब आप किसी बॉक्स को मूव करवाते हैं तो आपकी फोर्स, और मुझे बताएं क्या जमीन के और उस बॉक्स के दरमियान में रिएक्शन फोर्स नहीं होती? यस सर, होती है ना, तो फिर हाँ फ्रिक्शन फोर्स है। तो फोर्सेस हमेशा पेयर्स के अंदर होंगी। आप एक्शन अप्लाई कर रहे हैं तो रिएक्शन जो है वो फ्लोर की वजह से, और वो रिएक्शन उसके अंदर, अब क्योंकि वो बॉक्स आगे मूव कर रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने जो अपनी अप्लाइड फोर्स है उसे बढ़ाया है। अगर वो बॉक्स मूव ना करता तो इसका मतलब ये था कि आपकी फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स दोनों आपस में इक्वल हैं और वो इसलिए मूव नहीं कर रहा। तो आप अपनी फोर्स को इंक्रीज करते हैं तो फिर क्या होता है, बॉक्स आगे की तरफ मूव करता है। यस सर, ठीक है, थैंक यू सर। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए जो इनर्शिया है। जी जी बोले, जी बोले। सर, जो हम कपल पढ़ते हैं पार्क में, वो भी एक्शन रिएक्शन जो थर्ड लॉ की एप्लीकेशन उसको कह सकते हैं हम? जी, कपल जब हम पढ़ते हैं ना तो कपल के अंदर जो लाइन ऑफ एक्शन होता है ना वो हमारा सेम नहीं होता, जबकि यहाँ पर जब हम लॉज ऑफ मोशन में पढ़ रहे होते हैं तो यहाँ पर लाइन ऑफ एक्शन हमारा सेम है। लाइन ऑफ एक्शन क्या है ना, जहां पर फोर्स लग रही है। अब आप देखें कि मैंने बुक पर जब फोर्स लगाई तो क्या इसका लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं है? अगर लाइन ऑफ एक्शन इसका सेम ना होता तो इसमें तो टॉर्क प्रोड्यूस हो जाता। तो कपल के केस के अंदर क्योंकि हमारे पास जो डिस्टेंस होता है बिटवीन द अप्लाइड फोर्स वो डिस्टेंस डी होता है, जिसकी वजह से उसमें टॉर्क प्रोड्यूस हो जाता है। तो लाइन ऑफ एक्शन सेम होना जरूरी है एक्शन और रिएक्शन के लिए। ठीक है, जैसे इस आपके पास बुक की केस की बात है तो बुक में जो फोर्स लग रही है वो डाउनवर्ड लग रही है, तो क्या उसी लाइन ऑफ एक्शन के अंदर रिएक्शन नहीं अप्लाई हो रहा? तो यहां पर लाइन ऑफ एक्शन सेम है। लेकिन अगर मैं एक रॉड ले लूं और उस रॉड पे एक तरफ फोर्स अप्लाई करूं डाउनवर्ड और एक तरफ फोर्स अप्लाई करूं अपवर्ड, तो अब इनका लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं है, तो इस वजह से इसके अंदर क्या होगा, टॉर्क प्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक हो गया जी? और कोई क्वेश्चन पूछे हैं? अभी कोई और पूछ रहा था। सर, ये जो आपने कहा है बुलेट बी ये जो फायर हुए तो इसकी वेलोसिटी इंक्रीज क्यों हुई है? इसकी वेलोसिटी इसलिए इंक्रीज हो रही है, तो पहले मुझे ये बताएं ए वाले की वेलोसिटी डिक्रीज क्यों हुई थी, ये बात आपको पता है? ए वाले की वेलोसिटी तो उसके रिजल्ट में उसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो गई है। हाँ, इसी बात को अगर आप समझे तो आपको बी समझ आ जाएगा। इसमें यह था कि ए वाला मूव कर रहा था, सही है ना, किसकी तरफ मूव कर रहा था, बी की तरफ। जब उसने फायर किया ना तो फायर करना क्या था, एक्शन। इस फायर के करने से उस एरोप्लेन के अंदर रिकॉइलिंग आएगी ना, जैसे गन के अंदर रिकॉइलिंग आती है, तो उस रिकॉइलिंग की जो डायरेक्शन होगी वो ऑपोजिट होगी। तो जब इसकी ऑपोजिट होगी तो स्पीड इसकी क्या कर जाएगी, डिक्रीज। ये बात समझ आ गई? अब आ जाए बी वाले पर। अब बी वाला जो फायर कर रहा है ना वो फायर कर रहा है बैकवर्ड, तो बैकवर्ड अगर फायर कर रहा है तो उसका एक्शन जो है वो बैकवर्ड है, तो उसका रिएक्शन फॉरवर्ड होगा ना। तो वो तो पहले से ही मूव कर रहा था उसी डायरेक्शन के अंदर, अगर रिएक्शन हुआ तो स्पीड क्या कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। जी सर, थैंक यू। जी सर। अच्छा, अब देखिए इनर्शिया की अगर हम बात कर लें तो मैंने इनर्शिया के बारे में आपको जो बताया उस इनर्शिया को जरा आज हम देखते हैं कि देखें इनर्शिया जो वर्ड है वो है प्रॉपर्टी टू मेंटेन इट स्टेट। प्रॉपर्टी, ऊपर भी मैंने ये लिखा था, प्रॉपर्टी टू मेंटेन इट्स स्टेट, मेंटेन इट्स स्टेट। अब यहां पे स्टेट की जब हम बात करते हैं तो वो स्टेट कौन कौन सी हो सकती हैं, उतने ही किस्म के आपके पास क्या होंगे, इनर्शिया। जैसे एक इनर्शिया होता है जिसे हम कहते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट,
क्योंकि क्योंकि रेस्ट भी तो स्टेट है ना, तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट का मतलब यही है कि वह बॉडी अपनी रेस्ट स्टेट को मेंटेन रखेगा। फिर दूसरा हम ये भी कह सकते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन, यानी कि कोई बॉडी अगर मोशन में है तो वो अपनी स्टेट को क्या रखेगी, मेंटेन रखेगी, तो इनर्शिया ऑफ मोशन। और एक और इनर्शिया भी होता है जिसे हम कहते हैं इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ये भी तो हो सकता है कि कोई बॉडी अपनी डायरेक्शन को चेंज करना ना चाहती हो, तो उसके अंदर जो डायरेक्शन को मेंटेन रखने की स्टेट होगी या प्रॉपर्टी होगी उसे हम क्या कहेंगे, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट के अंदर यही है कि एक हैवी बॉडी है जिसका मास ज्यादा है, जैसे मैं अगर कार और ट्रक की बात करूं तो आप जानते हैं ट्रक अगर रेस्ट में है तो उसके अंदर इनर्शिया ज्यादा है, क्यों, वो अपनी स्टेट को इजीली चेंज नहीं करेगा। फिर इनर्शिया ऑफ मोशन भी इसी तरह से, अगर वही ट्रक मूव कर रहा हो एज कंपेयर टू कार, तो क्योंकि ट्रक का मास ज्यादा है उसमें इनर्शिया ज्यादा है, वो अपने मोशन को मेंटेन करने की कोशिश करेगा और उसकी प्रॉपर्टी को हम इनर्शिया ऑफ मोशन कहते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से अगर एक कार जो है वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है तो वो स्ट्रेट लाइन से अपनी डायरेक्शन को चेंज करना नहीं चाहती। जैसे ही आप उसको चेंज करने की कोशिश करेंगे एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे, और एक्सटर्नल फोर्स लगाने से उस बॉडी की डायरेक्शन अगर चेंज होगी तो उसमें अनस्टेबिलिटी आ जाएगी। तो ये जो आपके पास इनर्शिया है ये आपके पास प्रॉपर्टी है ताकि वो अपनी स्टेट को मेंटेन रख सके। अब यहां पे हमारे पास एक क्वेश्चन है जो कि इस टॉपिक से रिलेटेड है, इसे जरा सॉल्व कर लेते हैं, देन आज का टॉपिक हम खत्म करेंगे। 9 coins are put on top of each other on a table. Each coin has a mass m kg. The reaction of the fifth coin counted from the bottom on sixth coin is. तो आपने बताना है कि जो रिएक्शन होगा किसकी तरफ से, फिफ्थ कॉइन की तरफ से, किस पर, सिक्स कॉइन पर, वो क्या होगा। तो ये आपने रिएक्शन क्या करना है, फाइंड आउट करना है। अब देखें, अब इसके अंदर सबसे पहले, और उन्होंने कहा है कि आपने काउंट कहां से करना है, काउंट फ्रॉम द बॉटम। तो मैंने यहां पर जो है वो काउंट करके यहां पे लिखा हुआ है, ये आपके पास है फर्स्ट कॉइन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये फिफ्थ कॉइन है और ये सिक्स कॉइन है, 7, 8 और 9। अभी हम पढ़कर आए एक्शन और रिएक्शन आपस में पेयर्स के अंदर पाए जाते हैं। तो अगर मुझे यह पता करना हो कि फिफ्थ वाला जो है वो सिक्स्थ पर कितनी रिएक्शन फोर्स लगा रहा है, तो मुझे यह पता होना चाहिए सिक्स्थ वाला फिफ्थ पर कितनी फोर्स लगा रहा है। अगर मुझे यह पता चल गया तो मुझे रिएक्शन निकालना आसान होगा, ठीक है ना। तो मुझे अगर यह पता करना है कि मेरे पास जो ये सिक्स्थ वाला जो कॉइन है वो सिक्स्थ वाला कॉइन फिफ्थ पर कितनी फोर्स लगा रहा है, ठीक है ना, सिक्स्थ वाला। तो अगर आप देखें तो सिक्स्थ के ऊपर हमारे पास कितने कॉइन्स हैं, तो अगर काउंट करें ये 1, ये 2, ये 3 और 6 को मिला के क्या है 4, यानी कि 4 कॉइन्स जो हैं वो आपके पास 6 को मिलाकर उसके ऊपर मौजूद है, ठीक है ना। तो वो सारे के सारे क्या कर रहे हैं, वो सारे के सारे फोर्स लगा रहे हैं किस पर, फिफ्थ कॉइन के ऊपर। हर एक का मास अगर m है तो हमारे पास अगर 4 कॉइन्स हैं तो उन 4 कॉइन की तरफ से एक्शन कितना होगा। तो मैं यहां पे लिखता हूं एक्शन ऑन फिफ्थ कॉइन, एक्शन ऑन फिफ्थ कॉइन। तो वो एक्शन कितना होगा, वो होगा 4mg, ठीक है ना, क्योंकि हर एक का मास है तो ग्रेविटी के साथ मल्टीप्लाई करें उसका वेट आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया एक्शन ऑन फिफ्थ कॉइन 4mg। तो ये आपके पास क्या है, एक्शन है। अब जाहिर सी बात है एक्शन रिएक्शन आपस में बराबर होते हैं, तो अब फिफ्थ वाला भी क्या करेगा, उतना ही एक्शन अप्लाई करेगा किसके ऊपर, सिक्स वाले के ऊपर। तो इस तरह से हमें आंसर मिल गया कि जो आपके पास फिफ्थ वाला है वो सिक्स्थ वाले के ऊपर कितनी जो है रिएक्शन अप्लाई करेगा। तो याद रखें ये रिएक्शन ऑपोजिट होगा लेकिन मैग्नीट्यूड में इक्वल होगा। तो रिएक्शन इज 4mg ऑन सिक्स्थ कॉइन, ठीक है। तो जिस तरह मैंने अभी आपको थर्ड लॉ मोशन पढ़ाया तो उसी तरह से, तो ये ना कीजिएगा कि अगर फिफ्थ कॉइन के नीचे जितने कॉइन है वो सबके सब 6 पर फोर्स लगाएंगे, ऐसा नहीं है। जितनी फोर्स 5 पे लगेगी उतनी ही फिफ्थ वाला जो है वो 6 के ऊपर अप्लाई करेगा। तो ये इसका आंसर है कि फिफ्थ वाला जो कॉइन है 6 वाले पर 4mg की फोर्स अप्लाई करेगा, क्योंकि इसकी जो फोर्स है वो आपस में बराबर होगी। चले जी, तो ये आपके पास जो था वो लॉज ऑफ मोशन से रिलेटेड पार्ट था जो कि आज हमने कवर किया। इसमें कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। क्लियर हो गई है सबको बात? तो
चले जी, नेक्स्ट क्लास के अंदर हम जो है वो मोमेंटम का टॉपिक पढ़ेंगे। आपका जो टेस्ट होगा, जो कि हमने ये पूरे वीक का टेस्ट है, वो हमने अब लेना है मंडे को, तो उसमें लॉज ऑफ मोशन तक जो है वो इंक्लूडेड होगा सारा पार्ट, तो वो आपने जो है वो कवर करना है। डेली प्रैक्टिस टेस्ट कवर करें और फिर वीकली टेस्ट जो होगा वो उसे अटेम्प्ट करें। उसकी अगर कोई क्वेश्चन हो तो व्हाट्सएप पे आपके पास नंबर मौजूद है, मैसेज कर सकते हैं। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।